हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए, हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टार्ट किया था, तो जिसमें मैं आपको 6 प्रिंसिपल करा चुकी हूँ। पार्ट 1 वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आज हम कंप्लीट कर लेंगे जितने भी हमारे बचे हुए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे, हमारा है 7th प्रिंसिपल, जो कि हमारा कॉस्ट प्रिंसिपल या फिर इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं, या कॉन्सेप्ट भी, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, तो नाम से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि भाई ये प्रिंसिपल बेसिकली आपका क्या बोलता है, कॉस्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। तो इसमें बेसिकली क्या है कि भाई जो एसेट्स होगी उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जो उनकी ओरिजिनल वैल्यू रहेगी, जो ओरिजिनल बुक वैल्यू रहेगी या जो कॉस्ट वैल्यू रहेगी, उस पर हम क्या करते हैं, जो एसेट्स है उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे किस वैल्यू पर, जो उनकी कॉस्ट है, जिसमें जितने में हमने वो उस टाइम खरीदी है ना, उसी पर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एसेट्स है वो मैंने 5 लाख रुपए की खरीदी है, तो अब जो इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी वो 5 लाख रुपए पे चलेगी। मार्केट वैल्यू का हम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मार्केट वैल्यू अब उस मशीन की, उस एसेट्स की, चाहे अब 7 लाख है या फिर उसकी 3 लाख है, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे इसमें। बेसिकली जो इसकी कॉस्ट है, इसलिए इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं कि भाई जो हिस्ट्री, जैसे 5 साल तक हम रिकॉर्ड करेंगे, तो 5 साल तक हम लगातार यही दिखाएंगे कि भाई जो मशीन है वो आज भी 5 लाख रुपए की है, अगले साल भी हम उसको 5 लाख। हाँ, ये दूसरी बात है कि भाई जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते रहते हैं और डेप्रिसिएशन हम माइनस करते हैं, ठीक है। लेकिन जो मार्केट वैल्यू है ना, उसको हम कंसिडर नहीं करते। तो हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एन एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। भाई हमने जितने में उसको एक्वायर किया ना, एक्वायर करने के लिए हमने जो अमाउंट, जितने हमने प्राइस की पेमेंट की है, उस वैल्यू पर हम क्या करते हैं, जो एसेट्स है उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। और इसी के साथ ही जब भी हम कोई एसेट्स परचेज करेंगे, तो हमने जो परचेज प्राइस उसका रहेगा वो तो ठीक है, साथ में अगर उसको हम बिजनेस तक लेके आए हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आए हैं, और उसको ऑपरेशन में लाने तक, ठीक है, ऑपरेशन में लाने से पहले जितने भी खर्चे हुए हैं वो उसकी कॉस्ट में हम ऐड करते हैं। तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने एक मशीन 5 लाख रुपए में खरीदी, फिर उस पर मैंने जो किराया मेरा लग गया उसके ऊपर 2,000 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद उसको हमने क्या कराया, इंस्टॉल कराया, तो इंस्टॉल में लग गए 5,000 रुपीज़। तो अब टोटल यहाँ पे अब मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई जो मशीनरी है, मशीनरी की जो टोटल कॉस्ट है वो 5 लाख है। मैं यहाँ पे क्या कहूँगी, जो मशीनरी है उसकी जो कॉस्ट है वो मुझे कितने में पड़ी है, 5,07,000 में, ठीक है। तो इस तरह से जब तक हम उससे काम लेना स्टार्ट नहीं कर देते उस मशीन को, और उससे पहले हम जितने भी खर्चे करेंगे वो उसकी मशीन की कॉस्ट में ऐड करते जाएंगे, तब फाइनली हमारी जो कॉस्ट वैल्यू है, जो हमारी कॉस्ट है वो निकल के आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली चाहे हमारी जो मार्केट वैल्यू है उसमें इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हुआ है, उसको हम लेकर नहीं चलते। ये बोलता है हमारा कॉस्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। 8th हमारा कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। नाम से थोड़ा आइडिया हो रहा होगा ना, मैचिंग, मैच करना। तो ये कॉन्सेप्ट आपका बेसिकली क्या बोलता है कि भाई जो आपका रिवेन्यू है और जो एक्सपेंसेस है वो आपको क्या करने हैं, मैच करने हैं। तो मैच कैसे करने हैं कि भाई जिस साल के जो एक्सपेंसेस है ना, उनको उसी साल के रिवेन्यू में से माइनस करो, तब भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रू डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रॉफिट। इफ वी वांट टू डिटरमाइन ट्रू प्रॉफिट, अगर हम क्या चाहते हैं कि भाई हमारा ट्रू प्रॉफिट निकल के आए, तो उसके लिए जरूरी है जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है इसको फॉलो किया जाए। जिस साल का जो रिवेन्यू है उसी साल के जो एक्सपेंसेस है उसको आपस में माइनस करेंगे, तो ही हमारे क्या आएगा, ट्रू प्रॉफिट निकल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा इस साल का जो रिवेन्यू है, ठीक है, अगर मैं इसमें से जो प्रीवियस ईयर का जो मेरा एक्सपेंसेस है उसको अगर मैं माइनस करूंगी, तो यहाँ पे मेरा जो ट्रू प्रॉफिट है वह नहीं आएगा। जो प्रीवियस ईयर का एक्सपेंसेस है उसको प्रीवियस ईयर के रिवेन्यू में से ही माइनस कीजिए आप, और जो इस साल का है तो उसको इस साल के रिवेन्यू में से माइनस करिए, ठीक है। तो मैचिंग से ही आपको आइडिया हो रहा है, ठीक है। मुझे नहीं लगता ज़्यादा यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि भाई आपको बेसिकली क्या करना, मैच करना, जो जिस साल का उसको उसी साल के साथ मैच करना, रिवेन्यू को और एक्सपेंसिस को, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली यही बोला गया है। अब नेक्स्ट हमारा 8th कॉन्सेप्ट, ये हमारा 9th, ठीक है, 9th कॉन्सेप्ट हमारा या फिर प्रिंसिपल है। 9th प्रिंसिपल हमारा ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल या फिर कॉन्सेप्ट। तो देखिए ये क्या बोलता है, ड्यूल एस्पेक्ट। ड्यूल का मतलब क्या है, दो, ठीक है। ड्यूलिटी इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हमारे दो
एस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो ये प्रिंसिपल बोलता है कि भाई कोई भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हमने की है तो उसके दो इफेक्ट रहेंगे। वो ट्रांजेक्शन दो अकाउंट्स को इफेक्ट करेगी। एक अकाउंट हमारा डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो बेसिकली हमारे टू अकाउंट्स को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। ये हमारा क्या बोलता है, ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। तो जो हमारा है डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम आप सभी को पता है कि भाई जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन उसको हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। और जो ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम है ये किस पर बेस्ड है, ये हमारा इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि डबल एंट्री सिस्टम जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका डबल एंट्री सिस्टम है वो कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। और यहीं से फिर हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन निकल के आई है वो भी इस कॉन्सेप्ट की वजह से, इस प्रिंसिपल की वजह से निकल के आई है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, जो बेसिकली क्या है आप सभी को पता है कि भाई जो एसेट है वो किसके इक्वल रहेगी, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हमारी ये निकल के आई है ड्यूल एस्पेक्ट की वजह से। तो यहाँ पे ऑलवेज जो एसेट्स है ऑलवेज किसके इक्वल रहेगी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के। और एवरी ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू बाय द एंटरप्राइज हैज टू अकाउंट्स, दो अकाउंट्स रहेंगे, दो एस्पेक्ट रहेंगे जो मैंने आपको बता दिए। वो क्या रहेंगे, दो एस्पेक्ट, डेबिट और क्रेडिट आपके एस्पेक्ट रहेंगे। ठीक है, एवरी डेबिट, जितने अमाउंट से हम डेबिट करेंगे उतने अमाउंट से हमारा क्या रहेगा, दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। और इसी के साथ ही मैंने आपको इक्वेशन आपको बता दी। और जो हमारा एंट्री सिस्टम है, जो हम एंट्री करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पर हमारा बेस्ड है। ठीक है, और ये जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा 10th कॉन्सेप्ट। देखिए क्या है, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या बोलता है, नाम से आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा। ठीक है, रिवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड और अर्न व्हेन ट्रांजेक्शन हैज बीन एंटर्ड। तो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, जो रिवेन्यू है उसको कब रिकॉग्नाइज करेंगे, रिकॉग्नाइजेशन का मतलब है उसको एक तरह से रिकॉर्ड करना, उसको रिकॉर्ड करना, उसकी पहचान करना रिवेन्यू की भी। हम कब मानेंगे कि हमें रिवेन्यू हो चुका, कब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, जब हमारी क्या हो चुकी होगी, व्हेन द ट्रांजेक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जो हमने एक्रूअल कंसेप्ट किया था ना, ये उसी का भाई है। ठीक है, ये उसी का भाई है। तो ये भी यही बोलता है कि भाई जैसे ही हमारी ट्रांजेक्शन हुई है, जैसे ही किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर हमने एंटर्ड किया है, या जैसे मैंने गुड्स उसको सेल आउट किया, जैसे उसकी ओनरशिप है वो कस्टमर के पास चली गई, तो उसी टाइम हम क्या कर लेंगे, जो रिवेन्यू है उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें बोलते हैं। इसमें भी हम ये नहीं देखेंगे कि भाई हमें कैश मिला है या नहीं मिला है। तो जैसे ही हमारी ट्रांजेक्शन हुई, जैसे ही ओनरशिप हमारी ट्रांसफर हुई, हमने उसको क्या कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया। तो सेम आपका बिल्कुल जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, एक्रूअल की तरह ही है आपका ये रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है हमारा, इसी के साथ ही अब हम बात करेंगे कुछ कन्वेंशन की। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशन की। ये जो कन्वेंशन है आपकी 4 कन्वेंशन है और ये आपकी इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो अगर मैं इनकी बात करती हूँ तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशन है वो हमारी क्या है, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। सेकंड अगर मैं बात करती हूँ तो सेकंड कन्वेंशन हमारी कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। ठीक है, इसके बाद थर्ड कन्वेंशन की अगर मैं बात करती हूँ तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म 3 है हमारे। ठीक है, और प्रूडेंस भी इसको बोलते हैं। अब देखिए ये हमारी इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इसको स्टार मार्क आप कर सकते हैं। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। तो सबसे पहले बात करेंगे कन्वेंशन ऑफ द फुल डिस्क्लोजर। नाम से ही कुछ पता चल रहा होगा। ये कन्वेंशन आपको बेसिकली क्या बोलती है कि भाई इसके अकॉर्डिंग क्या है कि भाई जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी एंटरप्राइज है, उसको क्या करना है, उसको सारे के सारे
मतलब कि यहाँ पे सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है सॉरी, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, उसको अपनी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करना है, ठीक है, फुल डिस्क्लोजर ये बोलता है। और इसी कन्वेंशन की वजह से जो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है उसको भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, शो करती है। कैसे? एज अ फुटनोट। जैसे ही हम क्या बना लेंगे, हमारी जो बैलेंस शीट बना लेंगे, तो बैलेंस शीट बनाने के बाद हम नीचे फुटनोट में हम क्या दिखाते हैं, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि भी ऐसी लाइबिलिटी जो हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लेना चाहूँ, जैसे कि भी बिल्कुल आप सभी को पता ही होगा, ये एग्जाम्पल चलता है, कोर्ट के अंदर हमारा कोई केस चला हुआ है, हो सकता है कि वह केस हम जीत भी जाए और हम हार भी जाए। हार गए तो हमें 5 लाख रुपए जो है पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, कॉन्टिजेंट। तो ये प्रिंसिपल बोलता है कि भाई आपको कोई भी बात नहीं छिपानी है, सारी की सारी बातें आपको क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है। तो ये बेसिकली बोलता है हमारा कॉन्टिजेंट या फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। कि अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन हम बोल सकते हैं कि भाई जो बेसिकली यहाँ पे दिखाने का मतलब क्या है, जो भी हमारी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो रिलेवेंट है टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड। उसको हमें क्या करना है, कंप्लीटली डिस्क्लोज हमें करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से, इसी कन्वेंशन की वजह से हम कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को एज अ फुटनोट हम डिस्क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हमारे कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या बोलता है, ये जो कन्वेंशन है ये हमारा एक्सेप्शन है किसका, ये जो अभी हमने बात की थी कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन, ठीक है। आप लिख सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे जो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर है उसने क्या कहा था कि भाई आपको मोस्टली सारी की सारी जो सिग्निफिकेंट है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करना है। लेकिन ये बोलता है कि भाई आपको सभी इन्फॉर्मेशन उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। जो आपके सिर्फ मटेरियल है, मटेरियल मीन्स जो इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है ना, आप सिर्फ उन्हीं को डिस्क्लोज कीजिए। अदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप इग्नोर कर सकते हो। लेकिन जो ये आपका कन्वेंशन है, यहाँ पे जो आपका मटीरियलिटी है, ठीक है, अभी कौन सा आपकी इन्फॉर्मेशन है, वो हो सकता है कि भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मटेरियल हो, दूसरे के लिए ना हो। तो ये आपका वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ये डिपेंड करता है कि भी किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वह इन्फॉर्मेशन मटेरियल है, मींस इंपॉर्टेंट है, और किसके लिए नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कि भाई एक तो बिल्कुल बेगर है, ठीक है, भिखारी है, और एक है यहाँ पे मुकेश अंबानी जी। अगर मुकेश अंबानी जी के 1000 रुपये भी गुम हो गए एक दिन में, ठीक है, ऐसे 1000 रुपये निकल के कहीं पे गिर गए, तो क्या उनको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना। और वही अगर मैं एक बेगर की बात करती हूँ, उसके अगर 100 रुपये भी एक दिन में इधर उधर गिर जाए, 1000 रुपये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो वो उसके लिए क्या करेगा, उसको इफेक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं जो एक बेगर था, एक गरीब या अमीर व्यक्ति की यहाँ पे मैं बात करूंगी, तो एक गरीब के लिए, एक गरीब पुअर आदमी के लिए 100 रुपये भी मायने रखते हैं। तो कहीं ना कहीं 100 रुपये भी उसके लिए क्या है, मटीरियल है, इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है, ठीक है। और अगर मैं वहीं पे बात करती हूँ एक अमीर आदमी की, एक रिच पर्सन की, ठीक है, उसके लिए ये 100 रुपये है, उसकी कोई मायने नहीं है, मटेरियल नहीं है। तो इसलिए जो मटेरियलिटी कन्वेंशन है, ये आपका जो आपकी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, वह वेरी करेगी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। और बेसिकली इसमें बात यही की है कि जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है उसको आप डिस्क्लोज कीजिए। अभी जो हमारा नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेज, ठीक है, ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेज, ये कंसेप्ट बोलता है शुड बी कंसिडर्ड। ये बोलता है कि भाई अगर हमें लगता है इन फ्यूचर, एंटिसिपेटेड का क्या मतलब है, अनुमान लगाना। अगर हमें लगता है कि भाई हमें लॉस हो सकता है फ्यूचर के अंदर, तो हम उसको क्या करके चलेंगे, उसको कंसिडर हम उसको करेंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन वगैरह हम बना के चलेंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हमें ये लगता है कि भाई हमें गेन हो सकता है, उसको हम नहीं लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो इस कंसेप्ट ने इसने क्या कहा कि भाई ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी कंसिडर्ड
या फिर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट ऑल एंटिसिपेटेड गेन्स शुड बी इग्नोर। उसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर करेंगे। तो ये जो आपका कन्वेंशन है ये बोलता है कि भाई हमें प्लेइंग सेफ, भाई हमें सेफ होकर खेलना है, ठीक है। और सेफ होकर हम कैसे खेल सकते हैं, और हम हमेशा, हम खुद से भी, आप खुद से भी देख सकते हो इसको, आप अपने लाइफ में भी इस कन्वेंशन का यूज करते हो। कैसे, जैसे अभी हमने एग्जाम दिया है कोई भी, ठीक है, जैसे स्टेट का एग्जाम दिया, वहाँ पे वैसे तो आंसर की हमने मैच कर लिया है, लेकिन फिर भी हम क्या लगा के चलते हैं कि भाई अगर किसी बच्चे के 100 मार्क्स बनते हैं तो फिर वो ये बोलेगा कि हाँ यार मेरे 100 है ना, चल फिर भी मेरे कट पिट के ना 95 या 90 तो मेरे जरूर आएंगे। होने को हो सकता है कि क्या पता भाई उसका 100 से ज़्यादा भी आ जाए, उसका 1-2 क्वेश्चन और ठीक मिल जाए, लेकिन उसने क्या किया, जो एंटिसिपेटेड लॉसेज है उसको कंसिडर किया है, लेकिन जो गेन है उसको इग्नोर किया है। तो ये प्रिंसिपल भी बेसिकली हमारा यही बोलता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूंगी मैं, इस कन्वेंशन के अंदर अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो इसी कन्वेंशन की वजह से हम जो स्टॉक है, स्टॉक को हम किस वैल्यू पे दिखाते हैं, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू में से जो भी हमारी कम रहेगी उस पर हम क्या करते हैं, स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं ड्यू टू दिस कन्वेंशन। इसी कन्वेंशन की वजह से हम क्या करके चलते हैं, प्रोविजन हम बना के चलते हैं फॉर बैड डेट। हम ये लगा के चलते हैं कि भाई हाँ इतने डेट तो हमारे अब की बार भाई हमारा पैसा डूब जाएगा, तो उसके लिए हम पहले से क्या कर लेंगे, प्रोविजन हम क्रिएट करके चलते हैं, ठीक है। तो इसी सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से ये जो हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है, तो इसको हम यूज करते हैं। तो इस तरह से ये टोटल हमारे जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल थे, कुछ आपकी कन्वेंशन थी। तो जब भी कोई भी अकाउंटेंट है, पूरे वर्ल्ड की मैं अगर बात करती हूँ, तो वे सभी जब भी कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, या फिर मैं यहाँ पे बात करूँगी जब भी अकाउंटिंग करेंगे, तो इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। इनको फॉलो करते हुए ही वे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर करते हैं। और मैंने आपको एग्जांपल भी बताया कि भाई किस तरह से हम सभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि आज मैंने कंप्लीट करा दिया। तो देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला कि भी आपका जो KVS का सिलेबस है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, और आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। देखिए मैंने भी निकलवा लिया है इसका प्रिंट आउट। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा। हमने थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट किया है, और जिसके अंदर अब मैंने आपको इसमें से भी आपका एक टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। ये यहाँ पे देख सकते हो, आप लोगों के पास सिलेबस होगा भी तो आप अपने फ़ोन में जहाँ पे भी है, नहीं तो सबसे बेस्ट वे आप प्रिंट आउट इसका निकलवा लेना, ठीक है। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है, तो ये भी आपके प्रिंसिपल मैंने आपको सारे करा दिया। अब इसमें हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बचा हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेंगे। और इसी के साथ ही हमारा GST है और इसके करेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेज, ठीक है। GST ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हम देख लेंगे। और इसी के साथ इसमें गैप के ऊपर भी देखती हूँ थोड़ा सा, और आपको बताऊंगी। और यहाँ पे एक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, कैश बेसिस और एक्रूअल। वैसे तो मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल कराए थे तभी मैंने आपको बताया था, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में कर लेंगे भी कैश बेसिस क्या, एक्रूअल बेसिस का। वैसे मैं बता चुकी हूँ कैश बेसिस का मतलब क्या है, भी ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना, कैश के बेस पर। अगर हमें कैश मिला है तो हम रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कैश मिला या नहीं मिला, जैसे ही हमारी ट्रांजैक्शन हुई, जैसे हमने रिवेन्यू अर्न किया, तभी हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो मैंने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल कराई ये भी आप लोगों को समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करना, और लाइक करने के साथ साथ भी जो भी लाइक करे ना तो कमेंट भी जरूर करना, ठीक है। और कोई भी आपका डाउट है तो डाउट भी पूछ सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।